हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर परिवार में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री सिविक्स के क्लास 10th के और 25 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। जिस प्रकार मैंने अपने पहले वीडियो में 25 क्वेश्चंस दिए थे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसी प्रकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में 25 क्वेश्चन देने जा रहा हूं। और उम्मीद है आप लोगों से कि पिछले वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी मन लगाकर देखेंगे। और मैं तरीका बता देता हूं आपको पढ़ने का, क्योंकि देखिए वीडियो जो है ये लंबे होंगे और इन लंबे वीडियो को पढ़ने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो है यहाँ पर पूरी तरह से पेन और नोटबुक को लेके बैठना है, सभी क्वेश्चंस को नोट करते चलना है, तभी कहीं जाकर के जो है आप बेहतर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेट अ मिनट जस्ट ओके। तो क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस। अब आपने यहां देखा होगा कि मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया है, और जब मैं इन इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है और कहीं क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, इसलिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज को आप अंडरलाइन जरूर करते चलें जिससे आपसे कोई गलती ना हो पाए। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इस बीच में आपको अगर लगता है कि आपका आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखते चलें और नोटबुक पर भी लिखते चलें। तो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए सेंसस ऑफ 1971, ऑप्शन बी सेंसस ऑफ 1951, ऑप्शन सी सेंसस ऑफ 1961 और इसी तरह ऑप्शन डी में लिखा है सेंसस ऑफ 1941। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है, कितनी सीट है इस समय पार्लियामेंट में। मैक्सिमम सीट लोकसभा की अगर हम बात करें तो वो 550 है और राज्यसभा में कितनी है, 250 है। तो ये जो सीट है 550 250, इसको हमने जो निर्धारित किया है उसका जो सेंसस रखा था वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 1971 के सेंसस से हमने निर्धारित की है। अब एक सवाल खड़ा होता है, मैं आपको यहां पे जानकारी दे देता हूं कि अगला जो है चेंज कब होगा। तो देखिए अगला जो चेंज होगा यहां पर, वो यहां पर आएगा, आपका जो चेंज होगा वो आएगा आफ्टर 226। कहने का मतलब क्या हुआ कि 226 में के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके बाद इसमें चेंज आ सकता है कि कितना बड़ा ज्योग्राफिकल टेरिटरी होगा एक लोकसभा या राज्यसभा सीट के लिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, द पार्लियामेंट एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट। ध्यान रखिएगा कहां पे अंडरलाइन किया मैंने, एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन द। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव राइट किस कंडीशन पर किस सब्जेक्ट में कानून बनाने को लेकर के है। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पार्लियामेंट। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन बी में देखेंगे लिखा है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी में स्टेट लिस्ट और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी पहले आप समझिए, मैंने आपको पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में क्या किया जा सकता है, उन सब्जेक्ट्स में स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर के लेजिस्लेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। जब हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में जो है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो यहां पर लेजिस्लेट कर सकती है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ स्टेट लिस्ट, यहां क्या है, केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। फाइन, अब यहां पे छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। देखिए यूनियन लिस्ट में इस समय टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। जब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में इस समय सब्जेक्ट्स कितने हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है 52 और स्टेट लिस्ट में कितने हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक क्वेश्चन के साथ आप कई और क्वेश्चंस भी साथ में समझ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा देखिए, मैंने आपको यहाँ पे शायद आंसर नहीं बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी यूनियन लिस्ट। तो एक्सक्लूसिव राइट्स पार्लियामेंट के किस लिस्ट पर है, यूनियन लिस्ट पर है। चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा जा रहा है कि इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। क्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होता है? पार्लियामेंट्री कंट्री में ऐसा होता है? ऑप्शन बी में क्या बोलते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर, और ऑप्शन नंबर सी में है द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द जुडिशरी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने में से जिसने भी ऑफलाइन क्लास ली है वो एकदम से झट से इसे समझ गए होंगे, और बाकी बच्चे भी खैर समझ गए होंगे, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि ना तो एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर, ना जुडिशरी, किसी का किसी के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं है। हाँ, चेक जरूर है, एक जो है एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर जो है कंप्लीट चेक है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, हम यूं कहेंगे पैरेलली, और एक दूसरे के ऊपर चेक रखकर और एक दूसरे का सहयोग करके सरकार को चलने में, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, और लेजिस्लेचर द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उस कानून को पूरी तरह से निर्धारित और पालन करने में मदद करते हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या लिखते हैं। क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज सेड टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में कब तक रह सकता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखते हैं, बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। क्या है? ही स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, तब तक जो है प्राइम मिनिस्टर वहां पे रहता है, हमें ये बात भी पता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस में? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधान परिषद, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लोकसभा। आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये और कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी ये चैनल द सिटी टॉपर परिवार YouTube पर एक नया चैनल है, बहुत ही जल्द जो है बहुत बड़ा चैनल, और सभी वीडियोस आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल से जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। बहुत बड़ी टीम है द सिटी टॉपर की जो धीरे धीरे आपको इस चैनल पर दिखने लगेगी। तो इसके करेक्ट आंसर पे हम लोग चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। क्यों लोकसभा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा से बनता है, और कब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा? जब तक उसके पास 50% प्लस मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस मींस लोकसभा बनी रहेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कई बच्चे जो हैं मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इनको देख करके जो है सोच रहे होंगे सर कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कठिन भी लग रहे होंगे। हमें करना तो यही है ना, सबको पैरेलली इक्वली लाना है, यानी सबको जो है ऊपर पहुंचाना है। और ऑफलाइन बैचेस की तरह ही जो है यहाँ पर भी द सिटी टॉपर परिवार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवाएगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इससे पढ़कर के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे, स्कोर करेंगे। ये मेरा यकीन है और ये मेरा अनुभव है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपके लिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर को उसके ऑफिस से कैसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या लेते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर ये बी हो गया गलती से, इसको हम ए कर लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा, और ये बी है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए में क्या लिखा हुआ है, रेसोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा। ऑप्शन बी क्या है, प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर हटा सकता है? नो वे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो। तो फिर क्या बचा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हम एक रेसोल्यूशन लेकर आएंगे, और वो रेसोल्यूशन जो है अगर मेजॉरिटी पे पास हो गया, अगर वो रेसोल्यूशन मेजॉरिटी पे पास हुआ, तब कहीं जाकर के स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो लंबा जाएगा, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और ऐसे तो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐसे सैकड़ों वीडियो लेकर के आऊंगा
क्योंकि मैं इसी में आपको जो है 2000 से ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स में ही करवाने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। ध्यान रखिएगा और ये भी देखिएगा, मैं हर क्वेश्चन में अंडरलाइन करता हूं इंपॉर्टेंट चीजों को, बहुत जरूरी होती है क्वेश्चन को समझने और सही उत्तर लेने के लिए। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। डिमार्केटेड का मतलब होता है स्पेसिफाइड, मेंशन्ड, तो कहां पर है ये, और टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन द, किसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में ऐसा मेंशन होता है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लिखते हैं डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा हुआ है? डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहां पे तानाशाही है, जैसे कि हिटलर का शासन था, जैसे कि बेनिटो मुसोलिनी का शासन था, जैसे कि फिलहाल में अभी आपने जो है किम जोंग का नाम सुना होगा, उनका शासन है। तो क्या वहां पर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की शेयरिंग होगी ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट? होगी, इमेजिन करिए और आंसर दीजिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? जैसे कि भारत की सरकार है, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर के डिस्ट्रीब्यूट की गई है, यानी डिसेंट्रलाइज की गई है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी जो है कुछ पावर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसके पास में? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। तो क्या इसमें होगा? ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है। ये ग्रुप ऑफ पीपल का कोई भी जो है क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि वो किसी भी प्रोफेशनल ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी जो है मूवमेंट या किसी भी तरह के जो है आंदोलन से जुड़े हुए हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के ग्रुप। और फिर है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर पावर शेयरिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, तब तक आप बोलिए 2-3 बार, पावर शेयरिंग डू नॉट टेक प्लेस। ओके, तो ऐसी जगह पर क्या होगा? ऐसी जगह की सरकार को हम बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। तो अब आप आंसर को समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया जैसी सरकार, यानी कि ऑप्शन बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कितना सिंपल सा है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मजा आ रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपके अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट जो है हमें मोटिवेट करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। और मजा आना चाहिए। मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उन्हें मालूम है कितना मजा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मेंबर ऑफ लोकसभा आर। मेंबर ऑफ लोकसभा आर, ऑप्शन देखिए, मैच कीजिए। इसमें भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, लेकिन ऑप्शंस के आधार पर जो है आपको इसके सही आंसर देने होंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। ऑप्शन ए है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेंबर ऑफ लोकसभा क्या डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? ऑप्शन नंबर बी में है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? ऑप्शन सी है नॉमिनेटेड, ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन जो है इस समय खत्म हो चुका है, यानी कि इसको जो है एबॉलिश कर दिया गया है। अब कोई नॉमिनेशन नहीं होगा लोकसभा के अंदर। 2 होते थे एंग्लो इंडियन के, अब वो नहीं होने वाले हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली तो हमारे यहाँ पे इलेक्टेड कौन कौन होते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा तो नहीं होते। तो मेंबर ऑफ लोकसभा का आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली इलेक्टेड। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है नंबर 33, द डैश शेल कंटिन्यू टू एक्सटेंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ कौन सी? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, जिसको अभी रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कब हुई है ये आपको पता होगा, लेकिन मैंने अगला एक क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं वहीं पर ही आपको आंसर बताऊंगा। तब तक आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में है, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद हाई कोर्ट। क्या हैदराबाद हाई कोर्ट के पास इसका ज्यूरिसडिक्शन है? या ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट, और ऑप्शन डी है दिल्ली हाई कोर्ट। इस आंसर के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा लोकेशन। तो दादर एंड नागर हवेली ये है कहां पर, आप अपने आप समझ जाएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के नियरेस्ट है।
तो महाराष्ट्र में क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इसको जो है उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ही इसको हैंडल करते हैं, यहाँ के सारे जुडिशियल इश्यूज को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन, कितना बताना है आपको, ठीक है, विद इन। तो द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन डैश मंथ आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। तो नेशनल इमरजेंसी लिफ्टेड होने के बाद में न्यू लोकसभा जो है कितने समय में, कितने महीने में इलेक्ट हो जानी चाहिए। अब आप अपने आंसर देखिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 6 मंथ, 9 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ। क्या आंसर होगा? अरे समझ गए होंगे, इसका आंसर बड़ा ही आसान सा है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 मंथ। ठीक है, बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु मे एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज रिक्विजाइट कोरम। तो इस क्वेश्चन पे चलने से पहले तो हम ये समझेंगे ये कोरम क्या होता है। आप जानते हैं कोरम क्या होता है? अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तब तक मैं समझाता हूं कोरम क्या होता है। देखिए कोरम क्या होता है, कोरम जो है ये कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। जैसे समझिए लोकसभा के अंदर 550 मेंबर हैं, पता चला किसी दिन 4 पहुंचे और 4 ने मिलकर के कानून बना दिया। ओके, तो ये सही नहीं होगा। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पार्लियामेंट में, इतने बड़े लोकसभा के हाउस में 4 मेंबर मिलकर कानून बना दे। तो हमने यहां पर एक क्राइटेरिया निर्धारित किया और वो क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर हमें कोई भी लॉ बनाना है तो कम से कम जो है कोरम चाहिए। अब बात आती है कोरम कितना है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए। तो ये हमने डिसाइड किया है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 1/10। अब लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? टोटल मेंबरशिप है इसकी 550। तो इसका 10% कितना निकलेगा? तो 550 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 55 कितनी हुई? 55। इसी तरह राज्यसभा कितनी हुई? 25, 250 का 10%। ठीक है, तो कम से कम इतने मेंबर्स वहां पे जरूर मौजूद होने चाहिए जिससे कि हम ये माने कि हाँ लोकसभा ने काम किया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये कोरम नहीं होता है तो किसके पास ये पावर है कि वो एडजर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है लोकसभा की मीटिंग को। ठीक है, कौन करेगा? डेफिनेटली समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा और ऑप्शन डी में है सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में ये पावर होगी कि वो जो है इसे सस्पेंड या फिर जो है पोस्टपोन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हम लोग और क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन अमेंड द। दोनों पार्लियामेंट के हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या अमेंड कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए और ध्यान से और फिर अपना आंसर बताइए। ऑप्शन ए कहता है इंडियन पेनल कोड को, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ऑप्शन सी है क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी सिलेबस। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे कर दे। वेरी गुड, सही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 है एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग इन द इलेक्शन ऑफ। तो हर एक मेंबर जो है इक्वल फुटिंग, एक समान किस इलेक्शन में होगा और कहां की बात कर रहे हैं, इस पे जरूर गौर करना। पार्लियामेंट की, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, पार्लियामेंट पे अगर आपने गौर कर लिया कंफ्यूजन सारी की सारी खत्म। बताते हैं कैसे। जैसे देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या पूछ रहे हैं? एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग
इन द इलेक्शन ऑफ। ठीक, तो पार्लियामेंट के सभी मेंबर जो है यहाँ पर किसके इलेक्शन में जो है इक्वल कंडीशन पर खड़े हैं। और आपके पास ऑप्शन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी गवर्नर, कोई चांस ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई चांस ही नहीं। तो क्या निकलेगा आंसर? जी हाँ, प्रेसिडेंट एंड और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमने इसके इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। किस बेस पे वोट करेंगे? वो वोट वैल्यू के बेस पर, है ना। और वोट वैल्यू बराबर डिसाइड होगी, समझ गए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगेन लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है। किसके बेस पर? वोट वैल्यू के बेस पर, और वोट वैल्यू बराबर होगी। ठीक है। मैंने आपको वोट वैल्यू निकालना सिखाया था। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस को देख लीजिए। अभी चैनल नया है, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं पड़े हुए, लेकिन फिर भी जो पड़े हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन सबको जाकर के आप देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप धीरे धीरे जो है इस पे पाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम तक जो है हम पूरा चैनल को जो है फिल कर देंगे। आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे सभी मेंबर्स जो है इक्वल फुटिंग पर खड़े होते हैं। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा ही जो है विवादित सवाल है ये, क्योंकि बड़ा विवाद हुआ था जब इसका इशू आया था हमारे देश के सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 38 में पूछ रहे हैं आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? आप सभी ने सुना होगा, बड़ा ही न्यूज चैनल पे चला था, खूब आपने इसके बारे में सुना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? और आप समझ गए, इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 35A और धारा 370 याद आ रहा है? ठीक है। तो ये वही है जिसको आर्टिकल 35A से जो है इसको इंप्लीमेंट किया था। आर्टिकल 35 को हटा करके धारा 370 भी खत्म। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको मिल ही गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा जा रहा है? हु मे एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं जहां पर एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को हैंडल कर रहा है। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि ये एस्टैब्लिश कौन करता है, कौन निर्धारित करेगा, कौन इस बात का फैसला लेगा कि एक हाई कोर्ट जो है 2 राज्यों के केसेस को देखेगी। तो इसका फैसला लेने के लिए ताकत किसके पास है? देखिए, नन ऑफ दिस, इसको तो बाद में देखेंगे, सबसे बाद में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्या ये डिसाइड करेंगे? नो। स्टेट गवर्नमेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कौन करेगा? डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आ भी रहे होंगे, बहुत सारों को नहीं आ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर से आपसे कह रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आनंद से भरपूर आपको जो है यहाँ पर इंजॉय करने का मौका मिलेगा। और देखिए, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई शौक है, और जिसको शौक है वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेता है, और जिसको बोझ लगती है बस का नहीं है। ठीक है, बोर होके चला जाएगा। जैसे ये वीडियो है, कोई जो है थोड़ी देर में देख करके 2-4 मिनट में चला जाएगा, सोचेगा हो गई इसकी तैयारी ना, पूरा देखना पड़ेगा और मनोरंजन के साथ देखना पड़ेगा, खुश होकर के देखना पड़ेगा। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1954 या फिर ऑप्शन डी 1952। बताइए, हिंट देते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके अगले ही साल कॉन्स्टिट्यूशन में पहला बदलाव कर दिया गया था। तो कौन सा समय है वो? आपको अच्छे से ध्यान होगा। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसके अगले वर्ष में जो है 1951 में 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसके रेसोल्यूशन को लाया कौन था? तो रेसोल्यूशन जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था
वो किया गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा होगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करके, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर पेपर में फंस गए, याद करेंगे आप उस दिन जब यही क्वेश्चन पेपर में अगर आ गए तो द सिटी टॉपर परिवार को, और फिर उसके बाद जो है आप इसको इसके ग्रोथ में, इसको स्प्रेड करने में ऐसे लग जाएंगे, मुझे मालूम है। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विथ 28 स्टेट्स। ठीक है, इंडिया एक बड़ा देश है 28 स्टेट्स के साथ में, और कितनी यूनियन टेरिटरी है? कॉम्प्लिकेशन आ सकता है अगर आप अपडेट नहीं है तो। ऑप्शन ए 6 यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन बी 9 यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी 8 यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन डी 11 यूनियन टेरिटरी। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने तो 7 पढ़ी थी, ये तो 7 ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भैया 7 के बाद 2 नई बनी थी, कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसके बाद जो है 2 को इकट्ठा कर दिया। किस किस को? दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। कितनी रह गई? गेस कर लिया, समझ गए। तो इस समय अभी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? लिख दो कमेंट बॉक्स में, छाप डालो, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में ये जरूर लिख दीजिए, देखें किसको पता है। क्वेश्चन आपके लिए है कि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ या यूनियन उसका कब किया, कब दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड। कहां स्पेसिफाइड है? ऑप्शन ए में है इंडियन पेनल कोड में, या फिर ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और ऑप्शन डी पॉलिटिकल कोड। अब आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। अरे बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कहां पर होगा ये? करे संविधान ही तो डिसाइड करेगा कि फेडरल होगा कि यूनिटरी होगा कि डिक्टेटोरियल होगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 43। ओह ज्यादा ऊपर चला गया, कभी कभी जो है ज्यादा भाग जाता है, तो हम यहां कर लेते हैं। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल फेडरल फेडरल, आज तो आप समझ गए होंगे फेडरल होता क्या है। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्लियरली डिमार्केटेड टू इंश्योर देयर, क्या इंश्योर करता है? किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू। मैंने कहा था अंडरलाइन जरूर करते जाना, बस हो गया आंसर सॉल्व आपका। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? रेवेन्यू। तो अब आप देखिए ऑप्शन ए में सोशल ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी मिलिट्री। और इसका करेक्ट आंसर समझ गए, इट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इज दिस क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली बिकेम अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। बताया था मैंने, आगे बताऊंगा। आ गया क्वेश्चन, अब यहां पर आपको बताएंगे। तो ये कब एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बने थे? ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, 26 जनवरी 2018। क्या बने थे? सोचो, 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2020, और दूसरा है 26 जनवरी 2019। तो कब बने थे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसकी जो है 2 डेट्स आपको ध्यान देनी है। एक डेट तो ये है कि इसे कब पार्लियामेंट में प्रपोज किया था। प्रपोज का मतलब कि हम जो है इसे एक बनाएंगे, वो कब किया था? तो वो है आपका 26 नवंबर। कौन सी डेट है? जी हाँ 26 नवंबर। और ईयर कौन सी है? जल्दी से गेस कीजिए। 2019। यहां पे डिसाइड किया था कि हम इसे एक बनाएंगे। ये रेसोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये रेसोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था अमित शाह जी ने। सब जानते हैं अमित शाह जी, है ना? ओके, चाणक्य ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो अमित शाह जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर इसके बाद इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है फाइनली पूरी तरह से, वो किया जाता है 26 जनवरी
2020 को। आंसर मिल गया आपको। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये दो डेट जो आ रही है ना, 26 नवंबर, इसको किस नाम से हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं? और 26 जनवरी तो आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे बताने से पहले। तो ये तो हमारा रिपब्लिक डे है, बच्चा बच्चा जानता है, जानता तो दूसरा भी है लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। कितना समय लगा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कितना समय लगा था। और इसको बनाने में जो पूरा समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, तो इतने लंबे समय के बाद में, 3 रीडिंग के बाद में हमारा संविधान कंप्लीट होता है। और उसके बाद 1951, पहले हम बात कर लेते हैं, 26 जनवरी 1950 में लागू होता है। और जैसा अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 1951 में पहला अमेंडमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। और देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें, इंडिया हैज ए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ऑप्शन देख के समझना होगा आपको कि क्या करना है। इंडिया इज ए, क्या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ट्राईकैमरल या नन ऑफ दिस? तो इंडिया जो है, पहले हम समझे फिर आप बताना क्या आंसर है। पहला है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पर केवल सिंगल हाउस होता है। ठीक है, सिंगल हाउस, सिंगल हाउस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में एक ही हाउस है, पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे 2 हाउस है। वो कौन कौन से हैं? एक है विधानसभा, थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से लिख दें। आ जाओ भैया। ओके, विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद। क्या है? परिषद, विधान परिषद। ठीक है, 2 हाउस हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ही है ना, गुजरात में एक ही है। राइट, समझ गए? अच्छा, तो बाईकैमरल क्या होता है? जहां पे 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। और इसी तरह ट्राईकैमरल में क्या होगा? यहां पर 3 हाउस होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडिया कैसा है? इंडिया मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस है, 2 हाउस से मतलब है बाईकैमरल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। मजा आ गया होगा आपको ये सब एक्सप्लेनेशन सुन करके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अरे भाई इतना ऊपर क्यों चले जाते हो? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए डैश फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, डैश फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट का भी प्रावधान है, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंडिया फॉलो कर रही है फेडरलिज्म के साथ साथ में। अब यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर क्या है? तो देखिए क्या फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑप्शन बी मॉडरेट सेंटर, ऑप्शन सी वीक सेंटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या हमने मॉडरेट या वीक सेंटर के लिए अपनाया है? नो। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 47 आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग समन, ध्यान रखिए, हु अमंग द फॉलोइंग समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हर एक हाउस को समन करने की पावर किसके पास है? और आपके लिए जो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस को समन करेगा? ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या वाइस प्रेसिडेंट करेगा? ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई मतलब ही नहीं। और ऑप्शन डी जो कि हमारा सही आंसर है, बहुत अच्छे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी है, बोलो यस और नो। उसमें पहला पॉइंट यही आता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द मीटिंग ऑफ द हाउस। दिस इज दैट क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और हमारे साथ जुड़ के आपने सारे वीडियो देख लिए, मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना पेपर में, अगर पेपर में आ गया इस तरह का क्वेश्चन,
चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी ना, वो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ा देगी। समझे? अगला क्वेश्चन देखो, द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर एसोसिएटेड विद डैश सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कौन से महीने हैं? ध्यान दो, जुलाई और अगस्त। क्या होता है इस समय पर? रेन। समझ गए? वेरी गुड। ऑप्शन ए मॉनसून, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी विंटर या ऑप्शन डी स्प्रिंग। तो जुलाई अगस्त के महीने में जो हमारे यहाँ पर सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको हम बोलते हैं मॉनसून सेशन। ऐसे पढ़ाई होती है, इतने आसान तरीके से हमें याद करना होता है, रटना नहीं होता है, हमें याद करना होता है इतने ही आसान तरीके से। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन 49 में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन देखिए, करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। बताइए करंट स्पीकर कौन है? समझ गए होंगे, रविशंकर प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऑप्शन खत्म। अमित शाह होम मिनिस्ट्री है, ऑप्शन खत्म। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, खत्म। देखिए ऐसे बड़े आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो कौन बचे? ओम बिरला। तो इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। सॉल्व हो गया ना? ऐसे ही हमारे साथ करते रहिए, मजा आ जाएगा पढ़ाई में। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल आ गया, क्या पूछ लिया? गजब की बात है, करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलो इस क्वेश्चन को आसान बना दे। करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते कौन है? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। बन गया आसान? बन गया आसान कि नहीं? वाइस प्रेसिडेंट यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। अब तो मतलब छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा हु इज द वाइस प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली बने हमारे देश के नए वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन देखिए, क्या रामनाथ कोविंद है? प्रेसिडेंट का कार्यकाल इनका खत्म हो गया और इनकी जगह पर नई प्रेसिडेंट आ गई है। चलिए ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं, यही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नई प्रेसिडेंट कौन है। और फिर कह रहे हैं वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक करिए और तुरंत अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ना। ऑप्शन डी जगदीप धनखड़, पकड़ लिया, यही है करेक्ट आंसर, जगदीप धनखड़। ठीक है, वेंकैया नायडू पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो जगदीप धनखड़ जो हैं राजस्थान से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रसिद्ध नेता हैं जगदीप धनखड़। ये अब जो है करंट चेयरमैन है राज्यसभा के। इस तरह से देखिए, अगर आपने पढ़ लिया सारी चीजें सॉल्व। ठीक है, द सिटी टॉपर परिवार आपको पहुंचाएगा कंप्लीट प्रिपरेशन तक, यानी 100% मार्क्स। ठीक है, और जो बच्चे हमारा ऑफलाइन बैच लेते हैं वो इस चीज के सबूत हैं। ये मेरा विश्वास ही नहीं कि मैं आप लोगों को जो है 100% तक पहुंचाऊंगा, बल्कि मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ी संख्या में हर एक बैच में बच्चों को 100% मार्क्स तक पहुंचा चुका हूं, पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। अब हमने फैसला किया, सोचा कि हम ऑनलाइन आकर के लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे। तो आपने द सिटी टॉपर परिवार को चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। नया चैनल है इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।